नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं शिक्षण सूत्र को। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षण सूत्र का अर्थ होता क्या है, कौन कौन से शिक्षण सूत्र है और किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं बताई हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण सूत्र का अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण सूत्र का अर्थ होता क्या है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के सामने जो समस्याएं आई तथा जिन समस्याओं के निवारण में उन्होंने जो उपाय काम में लिए उन्हीं सार्थक अनुभवों को प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कॉमेनियस, यहाँ आपका पेस्टोलॉजी है तो कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल, जॉन डेवी, किलपैट्रिक आदि ने संगठित करके वर्तमान शिक्षण उपागम के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान समय तक में जो शिक्षण कार्य किए हैं, शिक्षकों के द्वारा जो शिक्षण कार्य इन्होंने किए हैं, उनके सामने जो भी कठिनाइयां आई, जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय काम में लिए। उन्हीं उपायों को, उन्हीं सार्थक अनुभवों को क्या किया है कि इन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने संगठित करके वर्तमान शिक्षण उपागम के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो इन उपायों को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। तो शिक्षण सूत्र है हमारा सबसे पहले सरल से कठिन की ओर, दूसरा है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है हमारा यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा है हमारा पूर्ण से अंश की ओर, जिसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं, और पांचवा है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। छठवा है समीप से दूरी की ओर, और सातवां है हमारा उदाहरण से नियम की ओर, जिसे हम आगमन से निगमन की ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषा की। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक सूत्र के बारे में। तो रेमंड के अनुसार सबसे पहली परिभाषा है कि रेमंड के अनुसार क्या है, तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। रेमंड के अनुसार है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो रेमंड के अनुसार क्या है, शिक्षण सूत्र एक प्रकार का पथ प्रदर्शन है। क्या है, पथ प्रदर्शन है, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो इनकी परिभाषा में आपको केवल एक ही शब्द याद रखना है, वो है हमारा पथ प्रदर्शन, जिसे हम मार्गदर्शन भी कहते हैं। तो रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है, एक प्रकार का पथ प्रदर्शन है, एक प्रकार का क्या है, मार्गदर्शन है, जो हमें दिशा दिखाए, तो वही क्या है हमारा शिक्षण सूत्र। किसके अनुसार, तो वो है रेमंड के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। इनके अनुसार क्या है, तो सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ये है हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा कि जो सूत्र है वो क्या है, विज्ञान एवं अनुभव से लिए हैं। जो सूत्र किससे लिए हैं, इन्होंने विज्ञान एवं अनुभव से लिए हैं, जो छात्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और एक और इसमें याद रखना है कि प्रारंभिक कक्षाओं में ये जो सूत्र होते हैं आपके सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये प्रारंभिक कक्षाओं के, जब आप प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं, जैसे कि आपका अगर आप 1 से 5 की कक्षा में पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या है, ये सूत्र जो है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये है हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा। तो इनकी परिभाषा में आपको
1 से 2 शब्द ही याद रखने हैं, वो है हमारा विज्ञान एवं अनुभव, और दूसरा है हमारा कि छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये किसने कहा है? तो ये भी हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है। अब हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सरल से कठिन की ओर। तो क्या होता है सरल से कठिन की ओर? तो ये होता है कि इस सूत्र का आशय, मतलब कि इस सूत्र का अभिप्राय है क्या? तो इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल तथा फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। तो कहने का मतलब है कि जो सरल से कठिन की ओर सूत्र दिया है, इसका अभिप्राय है, इसका आशा है कि पहले छात्र को सरल से सरल चीज़ों को समझाना चाहिए, जिसे वो आसानी से समझ सके। इसके बाद ही हमें उसे जटिल बातों को, कठिन बातों की जानकारी देनी चाहिए, जिससे वो जो हमने पहले जानकारी दी है उसे सरल से सरल जो जानकारी दी है उससे रिलेट करके वो क्या है, आगे की बातों को समझ सके। इसीलिए हमें सबसे पहले बालक को सरल से सरल चीज़ों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ही उसे जटिल बातों की जानकारी देनी चाहिए। इससे होगा क्या? तो इससे क्या है, बालक की रुचि व ध्यान लगा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि रुचि मतलब इंटरेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फोकस क्या, बालक का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगेगा जब आप इस तरीके से पढ़ाएंगे। किस तरीके से? सरल से जटिल की ओर जाएंगे, सरल से कठिन की ओर जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला शिक्षण सूत्र, जिसे हर एक टीचर को अपनी टीचिंग मेथड में अप्लाई जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो क्या होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर? तो ये होता है कि इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। अर्थात उसे पहले वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता है, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य, कहने का मतलब कि क्योंकि हमेशा नए तथ्य ही, नई बातें क्या है, बच्चे के लिए कठिन होती हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों ही सम्मिलित हो। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र है, इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व ये ज्ञात होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बालक किस स्तर तक है, उसका लेवल क्या है अभी, उसका लेवल क्या है अभी समझने का, वो किन बातों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो उसे आपने उसका जो पूर्व ज्ञान है, पहले का जो नॉलेज है, उसकी सबसे पहले एक शिक्षक को जांच कर लेनी चाहिए कि इसका पूर्व अनुभव क्या है। उसके बाद ही उसे कोई नई जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बालक उस विषय वस्तु से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाता है, उस विषय वस्तु के बारे में, उस विषय वस्तु से बहुत अच्छे से जुड़ पाता है। अगर आप उसके पूर्व ज्ञान को लेकर चलते हैं कि उसे क्या पूर्व ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पेड़ के बारे में समझाना है कि इस पेड़ के कौन कौन से अंग हैं, पेड़ क्या कार्य करता है, कौन सी गैस निकालता है, कौन सी गैस ग्रहण करता है, तो इन सभी बातों की जानकारी देने से पहले बालक को ये पता होना चाहिए कि ये पेड़ है कौन सा, या फिर ये पेड़ दिखता कैसा है। तो अगर उसे पता है कि ये एक पेड़ है, इस कलर का होता है, तो उसके बाद ही आप उसे समझाएं कि ये इसका तना है, ये पत्ती है, ये फूल है, ये इसकी जड़ है, और अन्य जो जानकारी आपको देनी है वो आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि बालक पेड़ के बारे में जानता है कि ये पेड़ होता है। इसके बाद ही आप उसे आगे की डिटेल जो है वो आसानी से समझा सकते हैं। तो ये होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी का है, ज्ञात से अज्ञात का ही है कि भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं। तत्पश्चात मतलब
उसके बाद ही उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है। जैसे कि क से कमल होता है, क से कलम होता है, क से कलश होता है। इस तरीके से आप एक बालक को समझा सकते हैं। क से कबूतर होता है, और इसी प्रकार आपका ख से हो जाएगा, ग से हो जाएगा, और आपकी जितनी भी वर्णमाला है उन सभी को आप इसी तरीके से समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बालक को पहले पता होना चाहिए कि क से कबूतर होता है, और फिर उसी से रिलेट करके आप उससे बता सकते हैं कि क से कमल भी होता है, क से कलम भी होता है, क से कलश भी होता है, क से कबूतर भी होता है। इसी प्रकार ख से खरगोश होता है, ख से छत होता है, ख से खड़ांग होता है। तो जब बालक को ये पता होगा कि क नाम का भी एक शब्द होता है, क से उसे कोई ना कोई शब्द तो जरूर पता होगा कि क से क्या है, कमल होता है, क से कलम या क से कबूतर होता है। तो जब बालक को ये पता होगा तभी आप उसी वर्ण को लेकर आप आगे उसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये क्या होता है? इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित, प्रकरण का मतलब होता है कोई टॉपिक, तो किसी टॉपिक से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद क्या है, उन्हीं की सहायता से, जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। जो भी आपने एग्जाम्पल दिए हैं बालक किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी से क्या है, आप उसी की सहायता से, उन्हीं उदाहरणों की सहायता से आप सिद्धांत व नियम भी स्पष्ट कर सकते हैं कि इस उदाहरण से क्या सिद्धांत निकल कर आया है, क्या नियम निकल कर आया है। उसके बाद स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और उसके बाद जब आप उदाहरण दे देते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसे बता देते हैं कि इसका ये एग्जाम्पल होगा, उसी की सहायता से, उदाहरण की सहायता से आप उसी सिद्धांत व नियम भी स्पष्ट कर देते कि इस एग्जाम्पल का, इस उदाहरण का ये नियम होगा, ये सिद्धांत होगा। उसके बाद क्या है, आप उसे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, उसके बाद क्या है, आप उसे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए क्या है, मोटिवेट कर सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि की अवसर प्रदान करता है। तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि समान, जो आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र है, इसकी सहायता से बालक क्या सीखता है? तो इसकी सहायता से बालक निरीक्षण करना सीखता है, परीक्षण करना सीखता है, विचार करना सीखता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में क्या सोच सकते हैं, चिंतन करना सीखता है। इससे किसी टॉपिक से रिलेटेड वो विचार कर सकता है, सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, कहाँ किस सूत्र से, तो वो कर सकता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अतः इसमें बच्चे रुचि पूर्वक सीखते हैं। जब बालक किसी चीज के बारे में परीक्षण करेगा, उसके बारे में सोचेगा, समझेगा, स्वयं जब सब कुछ करेगा, तब उसे क्या है, इंटरेस्ट आएगा कि ये क्यों ना इसे और अच्छे से सीखा जाए, इसके बारे में और अच्छे से जाना जाए। तो उसे क्या है, इंटरेस्ट आएगा, उन सभी बातों को जानने में उसे इंटरेस्ट आएगा। तो बच्चे क्या है, जब आप विशिष्ट से सामान्य की ओर बालक को सिखाते हैं, तब बालक में क्या है, इंटरेस्ट आता है, रुचि पूर्वक सीखते हैं वो, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। और जब बालक इंटरेस्ट लेकर कोई कार्य सीखता है, किसी काम को करता है तो वो ज्ञान जो उसे प्राप्त होता है, जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है, वो क्या हो जाता है, एकदम स्थायी हो जाता है। विज्ञान, गणित तथा व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र विशेष रूप से उपयोग में आता है। तो जो आपका विज्ञान हो गया, जैसे कि विज्ञान में अभी आपके बहुत सारे निरीक्षण परीक्षण किए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे कि आपका गणित में भी होता है, व्याकरण शिक्षण है, इन सभी में विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है, ये काम, जो आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र है, ये काम में आता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान, गणित और व्याकरण शिक्षण में कौन सा सूत्र उपयोग में आता है? तो वो आता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय
पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करके मतलब इकट्ठा करते हुए इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिए। संस्कृत हिंदी में जो सूक्तियाँ होती है वो एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जाती है। अगर आपको बालक को क्या है नाउन के बारे में समझाना है, संज्ञा के बारे में समझाना है कि क्या होता है संज्ञा, तो सबसे पहले बालक को ये पता तो होना चाहिए कि संज्ञा होता क्या है, सर्वनाम होता क्या है। अगर बालक को यही पता नहीं है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया होता क्या है, तो बालक आगे जो आप उसे परिभाषा समझाएंगे वो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले संज्ञा के बारे में बताना चाहिए कि राम ये क्या है, नाम है किसी का, राम क्या है किसी का नाम है, श्याम क्या है किसी का नाम है, तो यही क्या है संज्ञा है। जैसे कि आपका गिलास हो गया, थाली, लोटा, चटाई, ये सब क्या है हमारी संज्ञा ही है। जब आप साधारण भाषा में साधारण एकदम इजी वे में बालक को जब आप समझाएंगे तभी वो क्या है आगे की परिभाषा को समझ पाएगा। तो सबसे पहले जब आप विशिष्ट से सामान्य की ओर किसी बालक को समझाते हैं, विशिष्ट से सामान्य जब आप शिक्षण सूत्र अपने टीचिंग मेथड में अप्लाई करते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बालक को उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा देना चाहिए, जिससे वह आगे क्या है समझने में इंटरेस्ट ले सके। अगर आप संज्ञा टॉपिक को भी समझाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहिए कि क्या होता है संज्ञा, इसके बाद ही उसकी परिभाषा उसे समझानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा पूर्ण से अंश की ओर। तो ये क्या होता है, इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। गेस्टाल्टवादी क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप में देखते हैं। कि अगर आपको पेड़ के बारे में ही समझाना है तो पहले बालक को पेड़ पता होना चाहिए कि ये पेड़ कहलाता है, तभी आप क्या है उसे अंशों में बांटकर क्या है उसे समझा सकते हैं। तो गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं कि किसी वस्तु को पूर्ण रूप में मानते हैं। ये किस रूप में मानते हैं, किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप में मानते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है कि विभिन्न अंगों व अंशों को नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बालक को पेड़ के बारे में भी समझाना चाहते हैं तो वो क्या है उसे पूर्ण वस्तु के रूप में देखता है कि हाँ ये एक पेड़ है, वो जानता है कि क्या है एक पेड़ है, वो पेड़ को ही समझता है कि क्या है पेड़ है, उसके अंगों को नहीं जानता कि क्या कहलाते हैं। वो केवल किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप में देखता है। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसमें बालक क्या करता है, किसी भी विषय वस्तु को गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अगर देखा जाए तो वो पूर्ण रूप में देखता है, किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप में देखता है, जानता है और समझता है। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों जैसे कि जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो ये हमने बात कर ली है कि सबसे पहले पूर्ण से अंश की ओर अगर कोई शिक्षक पढ़ाता है, इस सूत्र का उपयोग लेता है इस सूत्र का उपयोग अपनी टीचिंग मेथड में लेता है, तो सबसे पहले उसे वृक्ष पता होना चाहिए बालक को कि वृक्ष होता क्या है। उसके बाद उसे उसके अंगों के बारे में बताना चाहिए, उसके अंगों को उसे अंशों में बांटकर बताना चाहिए कि ये क्या होता है, ये आपकी डाली होती है, ये तना होता है, ये आपकी पत्ती होती है। तो इस तरीके से आप एक बालक को पूर्ण से अंश की ओर समझा सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इससे आप काम में ले सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है हमारा कि कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए पहले कंप्यूटर व फिर उसके भागों जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, प्रिंटर का ज्ञान
कराया जाए। भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान कराया जाए। तो कहने का मतलब है कि जो पूर्ण से अंश की ओर होता है, इसमें बालक पहले किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप में देखता है, उसे क्या है, पूर्ण रूप में देखता है। अगर आप किसी बालक को कंप्यूटर के बारे में समझाना चाहते हैं तो वो ये जानता है कि ये क्या है, कंप्यूटर है, लेकिन ये नहीं जानता है कि ये इसका मॉनिटर कहलाता है, ये क्या है बोर्ड, ये क्या है कीबोर्ड है, ये क्या है सीपीयू, ये सब नहीं जानता है। लेकिन इतना जरूर जानता है कि ये क्या है, एक कंप्यूटर है। तो अगर बालक इतना जानता है कि ये क्या है, कंप्यूटर है, उसके बाद ही आप उसे क्या है, उसी ज्ञान को अंशों में बांटकर उसे बताना चाहिए कि ये अगर ये क्या है, कंप्यूटर है हमारा, और जो कंप्यूटर की जो मॉनिटर है, कीबोर्ड, सीपीयू है, ये सब क्या है, उसके अंग होते हैं, ये सब उसके उसी के भाग होते हैं, ये सब उसी के क्या है, भाग हैं। तो यही होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर। इसी प्रकार अगर आप भारत का मानचित्र भी समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले बालक को पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये भारत का मानचित्र है। इसके बाद ही उसके अंदर जो राज्य होते हैं और राज्यों के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसे आप बाद में समझाएं। लेकिन सबसे पहले बालक को क्या जानकारी देनी चाहिए कि ये क्या है, हमारा भारत का मानचित्र है। सबसे पहले बालक को यही बताना चाहिए, इसके बाद ही उसके अंशों में बांटकर उसे बताना चाहिए। तो यही होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर की। सबसे पहले आपको पूर्ण बातें बतानी चाहिए जो बालक जानता है, उसके बाद उसे अंशों में बांटकर उसे बताना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये क्या होता है, तो इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता, अर्थात उन्हें पहले उनके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, फिर उसी की सहायता से भूत व भविष्य की जानकारी को उन्हें प्रदान करना चाहिए। क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं की उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए भाषा में चित्र, पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री जैसे कि आपकी चार्ट हो गया, चित्र हो गया, मॉडल, मूर्त वस्तुओं, इनके माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। तो ये हमारा हिंदी। अगर आपको हिंदी में कोई टॉपिक समझाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चित्र का उपयोग कर सकते हैं, किसी चार्ट बनाकर ले जाइए, कोई मॉडल जिसकी सहायता से आप उसे बहुत अच्छे से समझा सकें। अप्रत्यक्ष वस्तुओं को आप जो दिखाई नहीं देती हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। किसकी सहायता से, किसी चार्ट की सहायता से, मॉडल की सहायता से और किसी चित्र की सहायता से। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल चित्र आदि के माध्यम से संसार के विविध भागों के बारे में बताया जा सकता है। अगर आप सामाजिक विषय में भी या किसी और विषय के बारे में भी अगर आप बालक को समझाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या है, ग्लोब का यूज कर सकते हैं, मॉडल का यूज कर सकते हैं, चित्र का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या है, पृथ्वी के बारे में समझाना है तो आप पृथ्वी तो अपने हाथ में ले नहीं सकते हैं, ना आप बता सकते कि ये हमारी पृथ्वी है। तो अगर आपको पृथ्वी के बारे में समझाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्लोब जो आपका आता है, ग्लोब के माध्यम से आप बालक को सामाजिक विषय के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि हमारा जो ये ग्लोब है ये दो भागों में बटा है, ये हमारा स्थल है, ये हमारा जलमंडल है। तो ये सारी बातें आप क्या है, ग्लोब के माध्यम से भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम यहाँ ले सकते हैं। अगर आपको समुद्र के बारे में भी बताना है कि समुद्र क्या होता है, इसमें कैसे ज्वार आता है, कैसे भाटा आता है, तो इसे आप तालाब के माध्यम से भी समझा सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं तालाब है तो आप बच्चों को तालाब में ले जाकर भी बता सकते हैं कि ये आपका ज्वार होता है, ये आपका भाटा होता है। नेक्स्ट है हमारा
मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। तो ये क्या होता है, तो इसमें शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार, यह आपका जिज्ञासा है, तो जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उनकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय में बना रहे। तो ये होता है आपका मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। उदाहरण के लिए बच्चों को इतिहास में मुगल कालीन स्थापत्य की जानकारी देना है, तो मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार बच्चों को पहले स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के चित्रों को दिखाकर चर्चा करें, इससे वे पाठ में रुचि लें, फिर तार्किक ढंग से उनकी स्थापत्य संबंधित विशेषताओं के बारे में बताएं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बालक को इतिहास के बारे में समझाना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिकता से तर्क संगत की जो आपका शिक्षण सूत्र है, अगर आप इसे अपनी टीचिंग मेथड में यूज करते हैं, तो इस सूत्र की सहायता से अगर आप किसी बालक को इतिहास के बारे में समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप कुछ चार्ट ले लें, कुछ डायग्राम ले लें और उन्हीं की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बालक को समझा सकते हैं कि ये हमारे क्या है, ये हमारे किला है, यहाँ रानी रहती थी, यहाँ राजा रहता था, यहाँ इनकी प्रजा रहती थी और यहाँ इनके क्या है, यहाँ सिपाही रहते थे, और भी आप डिटेल में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद ही आप उन्हें क्या है, तार्किक ढंग से की विशेषता, उनकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं कि जो हमारा राजा का कक्ष है, इसकी क्या विशेषता थी, इसमें क्या क्वालिटी थी, या फिर जो हमारा ये पूरा का पूरा किला है, इस पूरे किले की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है। तो ये सारी बात आप क्या है, बाद में बता सकते हैं। तो ये जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप कौन सा शिक्षण सूत्र यूज करते हैं, तो इसमें आप करते हैं मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि शिक्षण सूत्र का अर्थ होता क्या है, कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन सी परिभाषा दी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।